अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिले। असल में आज अचानक से वीसी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि इवनिंग राउंड कंसल्टेंट भी क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे रिश्ते में थोड़ा इशू हो गया था, एमएस सस्पेंड हो गए थे, विजिट हो गया था कोई सरप्राइज, तो जिसकी वजह से अच्छा, तो इस वजह से सॉरी डिले हो गया। अच्छा, आज हमने न्यूरो अपनी बाकी जो है वो एमसीक्यूज करने हैं। 30 मोर एमसीक्यूज करेंगे तो हमारे 90 हो जाएंगे। किसी का कोई प्रीवियसली कोई क्वेश्चन हो तो बताए। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? हाँ जी, चैट बॉक्स में कमेंट करें मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आज हमने जो है ना वो 61 एमसीक्यू से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 43। स्क्रीन में शेयर वैसे हो रहा है आपके साथ, बुक्स में 43 है। अच्छा, 21 years old obese women presented with episodes of bilateral visual loss and a severe pulsatile headache। विजुअल लॉस आ गया, पल्सटाइल हेडेक हो गया, एग्जामिनेशन पे उसकी लेफ्ट साइडेड लेटरल गेज पॉल्सी है, फॉल्स लोकलाइजिंग साइन आ रहा है रेज्ड आईसीपी की वजह से। आरसीटी ऑफ द ब्रेन वाज नॉर्मल। Which one of the following is the most next appropriate investigation in the evaluation of the patient? अच्छा, ये ना एमसीक्यू आता था हमारे पास मास्टर दी आईएमएम में भी, जब आप लोग भी आईएमएम कर रहे होंगे। इसमें भी एक कंट्रोवर्सी होती थी कि पहले जो है सीटी कराना है या पहले एलपी करानी है। सबसे पहले सीटी अगर सजेस्टिव हो गया फिर उसके बाद एलपी करानी है। ठीक है। एमआर इसके बाद कराना है, स्टेप वाइज अप्रोच में। 62 हमारे पास है, 20 years old women presented with episodes of bilateral visual loss and a severe pulsatile headache। Physical examination पे bilateral papillary edema and a large blind spot। Which one of the following imaging modalities would be unlikely in this patient? अच्छा, अब इसमें क्या है, हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट आ गया है, इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट दैट इज शोइंग कि आपके पास जो है ना पेपिल एडिमा डेवलप हुआ है और साथ में जो है ना वो विजुअल लॉस भी है और वीमेन है। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। पहले इसके लिए टर्म यूज होती थी इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। वो लोग कहते हैं कि अब इसके लिए ना बिनाइन यूज कर लो। इडियोपैथिक तो नहीं होता, समटाइम्स आपके पास कॉज इसमें ड्रग्स भी होती हैं, तो इसलिए अब इसमें हमारे पास क्या फाइंडिंग्स नहीं होंगी। अब इसमें लार्ज फोर्थ वेंट्रिकल नहीं होता। ठीक है, बाकी हर चीज है, स्लिट लाइट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो स्लिट लाइट हो जाते हैं, एम्प्टी सेला साइन आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इंक्रीज आईसीपी की वजह से, जिसकी वजह से हमें सेला जो सेला है वो एम्प्टी लगता है, तो एम्प्टी सेला साइन। अदर फाइंडिंग्स में हमारे पास डिस्टेंशन हो जाती है ऑप्टिक नर्व शीथ की। मैं हम लोग आईसीयू कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन किया था उन्होंने कि आपके पास आईसीयू सेटिंग में तो हर इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल होती है ना, रेस्ड आईसीपी का वो कहते हैं कि पहला साइन क्या होता है, ऑप्टिक नर्व शीथ इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, तो आप ऑप्टिक नर्व शीथ साइज डायमीटर भी चेक कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड से वो कहते हैं हम कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये भी आपको पता चल सकता है रेस्ड आईसीपी का एक साइन। अच्छा, तो इसमें आपके पास जो है ना वो डिस्टेंशन हो जाएगी ऑप्टिक नर्व शीथ की, टॉर्चस ऑप्टिक नर्व्स नजर आएंगी, फ्लैटनिंग ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लोब्स। एमआर वेनोग्राफ पे आपको जो है ना ऑक्लूजन ऑफ द वीनस सिस्टम। सो दो इट इज नॉट क्लियर इफ द कॉज इज if this is the cause or result of increased ICP। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या फाइंडिंग्स, एम्प्टी सेला नजर आ रहे हैं, स्लिट लाइक वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, टॉर्चस ऑप्टिक नर्व्स नजर आ रही हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द पोस्टीरियर ग्लोब नजर आ रहा है, लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज नजर नहीं आएगा। 63 एमसीक्यू है, 24 years old माइल्डली ओबीस फीमेल, सारे एमसीक्यू उसी के ही चल रहे हैं। विद a 3 month history of headaches, temporary loss of vision when she sneezed or laughed। On examination, large blind spot, bilateral papillary edema, of the brain was normal। Which one of the following medications is the most important initial treatment? अब आपको पता है इसमें आपने इनिशियल ट्रीटमेंट में एजाडेम्सिन के नाम से आती है, सीटाजोलामाइड हम दे रहे होते हैं। वैसे तो इसमें टोपिरामेड का भी रोल है, लेकिन हमारे पास जो है ना सीटाजोलामाइड इनिशियल ट्रीटमेंट है। तो पिरामिड क्या करती है, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट देती है इस पेशेंट में? हाँ जी, कौन बताएगा? वेट लॉस करवाती है। वेरी गुड, वेट लॉस कराती है। अच्छा, टोपिरामेड वेट लॉस कराती है, टोपिरामेड के साथ और वेट लॉस की कौन सी ड्रग्स होती हैं? टोपिरामेड का साइड इफेक्ट क्या था? हाँ जी, किडनी क्या? स्टोन, किडनी स्टोन किडनी है स्टोन, साथ में। किडनी स्टोन्स, कौन से स्टोन? कैल्शियम फॉस्फेट। वेरी गुड, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स कराती है। और कौन सी टाइप ऑफ ट्यूबुलर एसिडोसिस? टाइप 1 एंड 2 दोनों ही है इसमें।
वेरी गुड, टाइप 1 टाइप 2 दोनों है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 64। A 65 years old male came to you with a 3-month history of worsening headache associated with worsening of vision in the right eye. Headache is worsened with coughing and more in the morning. ये टिपिकल आपके पास जो रेज्ड आईसीपी का हेडेक होता है ना, वो पोजिशनल सा होता है और सारा मॉर्निंग के टाइम पे वर्स हो जाता है। ये आप जब हिस्ट्री करोगे ना लॉन्ग केस की, तो क्वेश्चन पूछते होते हैं कि सुबह सुबह आपके सर का दर्द बढ़ जाता हो। एग्जामिनेशन पे राइट साइडेड ऑप्टिक एट्रोफी विद लेफ्ट साइडेड पेपल एडिमा। ठीक है, अभी हमारे पास किसका होता है मसला, हमारे पास फ्रंटल लोब ट्यूमर अगर हो जाए ना, तो आपके पास क्या होता है, एक साइड की ऑप्टिक एट्रोफी और दूसरी साइड का पैपिलोएडिमा। तो जिस साइड की ऑप्टिक एट्रोफी होती है, उस साइड की आपके पास ट्यूमर होता है। तो ये बेसिकली फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम है, जो कि आपके पास फ्रंटल लोब ट्यूमर की वजह से होता है। इसमें ऑप्टिक एट्रोफी आपको फंडों पे कैसे नजर आएगी? हाँ जी, ऑप्टिक एट्रोफी फंडों पे कैसे नजर आएगी? पेल डिस्क होगी। वेरी गुड, पेल डिस्क होगी। और पेपिलोएडिमा कैसे नजर आएगा? डिस्क मार्जिन ब्लर होंगे, जो उसके बिल्कुल। मार्जिन। ये जो MRCP2 के कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो फंडो आती है, एग्जाम में आती है, पिक्चर आती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 65। 25 ईयर्स, हमें पेशेंस में एक केस आया था फॉस्टर कैनेडी का। अच्छा, 65 MCQ है। 25 years old female taking some many medications for the different problems presented with headache and blurring of vision। अभी मैंने आपको बताया था कि इसीलिए इसको अब इडियोपैथिक नहीं कहते, अब इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये बिनाइन है। फंडोस्कोपी शोज बायलैटरल पेपिलोएडिमा। एलपी वाज डन विद शोज प्रेशर बढ़ा हुआ है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? हाँ जी, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 18 12 तक to शायद 15 18 10 to 15 तक। सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये आपके पास ना यूनिट्स के साथ डिफरेंट है। अलमगरिबी में 2 यूनिट्स के साथ दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो मुझे खुद ये मिक्स हो जाता है हमेशा, लेकिन 30 तो रेज्ड है, 20 शायद था इसमें नॉर्मल। लेकिन आप यूनिट्स के हिसाब से अलमगरिबी में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, या कोई गूगल करके अभी शेयर करते हैं। With normal MR venogram, which one of the following medications is associated with her symptoms? आपको पता होना चाहिए benign intracranial hypertension में tetracycline, isotretinoin, contraceptive, steroids, vitamin A, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। 66 MCQ हमारे, कोई प्लीज शेयर कर दे इसका नॉर्मल प्रेशर, क्योंकि यूनिट के साथ डिफरेंट हो जाता है। 10 to 25 गूगल सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। 10 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 10 to 25, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी बता दें, समटाइम्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आ जाता है वो। अच्छा, मैंने पेज भी बल्कि देखना था आप लोगों की इन्वेस्टिगेट, वो जो नॉर्मल लेवल्स के साथ ना पिछले बच्चों ने नोट्स बनाए थे, मैं ढूंढ के भेजती हूँ आपको इसके बाद, कल भेजती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, 66 MCQ है। 42 years old women presented to the emergency department with a throbbing headache on the right side of her head that has been going on for the past 2 hours. She felt nauseous हो रही है वो, और आपके पास demanded to lie down in the dark quiet room. Which one of the following medications is indicated at this time? आपको पता है कि acute attack of migraine चल पड़ा है। माइग्रेन का क्राइटेरिया ABCDE किसी को पता है? डायग्नोसिस का पास मेडिसिन में लिखा हुआ है। एक उसमें ड्यूरेशन है कि 4 to 72 आवर्स तक का होना चाहिए। उसके अलावा इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होने चाहिए, और उसके साथ फोटोफोबिया फोनोफोबिया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, और इसमें नंबर दिए हुए हैं कि इतने में से इतना होगा तो फिर आपको माइग्रेन है, इसके डायग्नोसिस का। और हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं इसके डायग्नोसिस बनाने के लिए इसको। अभी खैर आप पास मेडिसिन में से आ जाएगा वो MCQ। एक्यूट अटैक में माइग्रेन के क्या देना होता है? हाँ जी, इंसाइड और सुमाट्रिप्टन। वेरी गुड, ट्रिप्टन्स देते हैं हम। अच्छा, ट्रिप्टन्स आपने किस पेशेंट में नहीं देने? ट्रिप्टन्स आपने किस पेशेंट में नहीं देने? कार्डिक पेशेंट में नहीं देना है। वेरी गुड, कार्डियक पेशेंट में नहीं देने। और सिस्टमैटिक में किसके साथ एहतियात से देने हैं? नहीं, किस ड्रग के साथ एहतियात से देना है? SSRIs के साथ ना सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन एगनिस्ट है हमारे पास ट्रिप्टन्स। ठीक है, इसीलिए पहले हिस्ट्री भी पूछना जरूरी होती है कि पहले कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट ना पेशेंट को हुआ कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज ना हो। क्यों नहीं देते इस्कीमिक हार्ट डिजीज में? क्या रीजन होता है?
स्पाज्म करते हैं। वेजोकंस्ट्रक्शन करा के स्पाज कर होता है बिल्कुल। अच्छा 67 आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस हैज नो रोल इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन हेडेक। अच्छा ये चीज है कि माइग्रेन हेडेक में लिथियम नहीं यूज होता, बाकी सारी ये चीजें यूज हो रही होती हैं। क्लस्टर हेडेक में लिथियम का रोल है, उसके प्रोफाइलैक्सिस में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेन एंड द क्लस्टर हेडेक? हाँ जी, क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों हमारे पास क्लस्टर हेडेक का पेशेंट आया था हॉर्नर सिंड्रोम के साथ। मैम क्लस्टर क्लस्टर का जो हेडेक में आपके पास क्या होता है, आई सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। माइग्रेन में आपके पास टिपिकल ये हिस्ट्री होती है, वन साइडेड होता है। कहते हैं बच्चों में जो है ना माइग्रेन जीआईटी सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो आपके पास क्लस्टर हेडेक है ना उसमें आई सिम्टम्स होते हैं, लाइक वाटरिंग फ्रॉम द आईज, वाटरिंग फ्रॉम द नोज, और आपके पास पेशेंट के आई सिम्टम्स जैसे हॉर्नर सिंड्रोम हो गया। अब इनका प्रोफाइलैक्सिस डिफरेंट होता है। क्लस्टर हेडेक को संक्ट और सूना से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ जी, किससे डिफरेंशिएट करते हैं? व्हाट इज योर क्वेश्चन? संक्ट एंड सूना। एपिसोड्स की ड्यूरेशन। वेरी गुड। हाँ जी, किसमें बड़ी ज्यादा क्या मैम? होती है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से संक्ट में होती है। हाँ जी, संक्ट और सूना जो है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है ना ये मैं पढ़ाती हूँ संक्ट एंड सूना का भी जैसे आता है ना क्लस्टर हेडेक, इसके साथ पढ़ाती हूँ मैं। ट्राइजेमिनल उसकी फीचर्स हैं इसमें। तो आपके पास एक तो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है, दूसरा इंडोमेथासिन का। जो इंडोमेथासिन से वो बेहतर हो जाए वो संक्ट एंड सूना है, जो नहीं हुआ वो क्लस्टर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 68 एमसीक्यू आ जाता है। 30 years old women reported seeing flashes of light after which she's developed a throbbing headache on her left. Half sided headache है और flashing lights भी report कर रही है। She reported nausea and sensitivity to bright light. She has a normal neurological examination. She is at risk of which of the following conditions? अब हमारे पास ये फीमेल, आपके पास रिस्क इसमें क्या होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक का, जो मिग्रेन विद ऑरा हो, जैसा कि इसमें हेलुसिनेशन उसको आ रही थी, ठीक है, सेंसिटिविटी हो गई थी उसे ब्राइट लाइट के साथ, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स उसको आ रहे थे। तो ये मिग्रेन विद ऑरा हमारे पास रिस्क फैक्टर होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। 69 है, 19 years old girl develop a throbbing headache, left sided headache. It is associated with nausea, photophobia, weakness on the right side of her body. She has several episodes in her life and her mother has a similar condition. Other than the right sided weakness, the examination is normal. तो बेसिकली ये है क्या, ये हमारे पास मिग्रेन के साथ एसोसिएटेड हेमिप्लेजिया है, तो हेमिप्लेजिक मिग्रेन है। माइग्रेन में इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है? हाँ जी, माइग्रेन को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे बनता है इसका डायग्नोसिस? वेरी गुड, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ब्रेन इमेजिंग इन द पेशेंट ऑफ माइग्रेन? क्या इंडिकेशन है, कब इमेजिंग कराओगे? जब कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल एपिसोड हो वेरी गुड। और हाँ जी, डॉक्टर असद ने दादा असद ने भी बताया कि आपके पास रेड फ्लैग साइंस। वेरी गुड, रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं हेडेक के? क्लिनिकल साइन फर्स्ट ओल्ड एपिसोड एज। ऑफ प्रेजेंटेशन पेशेंट की क्या होता है, 50 ईयर से ऊपर, या फिर उसके पास वो कहते हैं मेरा वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ है, ऐसा हेडेक क्योंकि आपने सब रेक्टोइड हैमरेज को रूल आउट करना है, इसीलिए आप हिस्ट्री में पूछते हो कि इतना शदीद दर्द पहले भी कभी हुआ है। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या होता है इसमें, कि आपके पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अब कुछ आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। और हेडेक जो है ना वो टिपिकल जो है रेज आईसीपी वाला हो गया, इस तरह का हेडेक हो रहा है, तो इस केस में आपने उसको इवेल्युएट करना है। अच्छा 70 एमसीक्यू हमारे पास है। 36 years old women reports having headaches several times per week. They were bilateral and of moderate intensity and feel like a band like tightness. जो हेडेक आपके पास यंग एज में हो और बैंड टाइप हो और दिन के एंड पे बढ़ता जाए, लाइक जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो फिर आप कंटिन्यूस वर्किंग के साथ, तो ये आपके पास टिपिकल टेंशन है। तो ये हिस्ट्री बताई हुई टेंशन हेडेक की, जो कि स्लीप डेप्रिवेशन, अल्कोहल, हंगर, स्ट्रेस के साथ वर्सन हो जाता है।
एक होता है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, अभी वो भी उसका मेरा ख्याल है कोई एमसीक्यू आएगा जरूर आगे। 71 है हमारे पास, 29 years old female presented with chronic headache for most of the days for 5 months। अच्छा वॉइस में प्रॉब्लम हुआ है किसी और को भी? अब तो मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं हिलाती, अपने से स्टेबल करके रखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा वो असल में ना मैं बुक खिलाती हूँ ना आगे पीछे करके, मोबाइल मैंने रखा होता है बुक के ऊपर, तो वो जब बुक हिलती है ना तो फिर आवाज शायद इस तरह हो जाती है, सॉरी। अच्छा 29 years 71 MCQ है। 29 years old female presented with chronic daily headache for most of the days for 5 months, came for your advice। She is diagnosed as having tension headache, which one of the following medication you recommend for the prevention of a further headache? जो आपके पास टेंशन हेडेक होता है इसमें आपको एमिट्रिप्टालिन देना पड़ता है। मेरी अपनी मेड है जो हमारी ना, उसको हर टाइम ही हेडेक रहता है, और मैंने उसको सीटी भी करा लिया उसका कि चलो अच्छा बेटा, इतना रोती है कि हर टाइम सर में दर्द हो रहा है, था उसको टेंशन हेडेक, एमिट्रिप्टालिन दी बेहतर हो गई है। अच्छा अगर एक्यूट एपिसोड है तो एनाफ्लॉक्सिन और एनसिड्स का रोल है। 72 हमारे पास एमसीक्यू है। 30 years old women had a spinal tap as part of the evaluation for possible meningitis। After 20 days later, she developed a severe headache whenever she stood up। Which one of the following is the most likely diagnosis? बेसिकली जो पोजिशनल हेडेक है और आफ्टर मेनिंजाइटिस हुआ है, वो हुआ क्यों है? वो एलपी हेडेक है, लंबा पंक्चर किया जिसकी वजह से सीएसएफ लॉस्ट होता रहा और हाइपोटेंशन हो गई इंट्राक्रेनियल। तो बेसिकली इस वजह से आपके पास ये हेडेक आता है, और ये पोजिशनल होता है, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि पोजिशनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 73 and 17 years old patient admitted in emergency with a suspicion of viral meningitis। लंबा पंक्चर उसका किया 2 days बैक, अब उसको हेडेक होना शुरू हो गया। When she sits up and which gets better with lying down। ये पोजिशनल मैंने आपको बताया है कि इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन का जो हेडेक होता है वो पोजिशनल होता है, और बेहतर हो जाता है लेटने पे और वर्स हो जाता है बैठने पे। अच्छा उसके बाद he also complains of diplopia। Which one of the following is the best initial treatment for him? अच्छा अब इसमें आपके पास क्या है? जो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एपिड्यूरल सलाइन है, ठीक है। आप वैसे इंट्रावीनस कैफीन, एपिड्यूरल सलाइन या पैचेस दे देते हो आप, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है आपके पास। वैसे तो आप 72 आवर्स तक उसका वेट करते हो, उसे कैफीन इंटेक बढ़ा देते हो, पेशेंट का रेस्ट कराते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको थेराप्यूटिकली एपिड्यूरल सलाइन देना पड़ेगा। अच्छा अब आपने देना क्या? इंजेक्शन जो है वो 10 to 15 ml इज 80% इंस्टेंट रिलीव ऑफ सिम्टम्स इन 90% ऑफ द, आपके पास जो है ना 10 to 15 ml देने से एपिड्यूरल सलाइन जो है ना वो 80% रिलीव हो जाता है। आई क्या कह रही हो मधिया, समझ नहीं आई? हाँ जी, एपिड्यूरल सलाइन ब्लड पैच आपके पास हो सकता है, और आपके पास जो है ना तीसरा ऑप्शन होता है इंट्रावीनस कैफीन, ठीक है। एपिड्यूरल सलाइन होता है, इंट्राथीकल सलाइन नहीं होता। ये तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसको रिपीट कर देंगे प्लीज जरा। आपके पास जब भी पोस्ट आईपी हेडेक होता है ना, अगर उस पेशेंट की ड्यूरेशन 72 आवर्स से ज्यादा हो गई और उसका हेडेक कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर अब आपको थेराप्यूटिक कुछ करना पड़ेगा। थेराप्यूटिकली आप क्या देते हो? या तो आप एपिड्यूरल ब्लड पैच, एपिड्यूरल सलाइन देते हो, ब्लड पैच देते हो, या फिर आप इंट्रावीनस कैफीन, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन देते हो। ओके, और इंट्रावीनस तीसरा क्या बताया आपने? इंट्रावीनस कैफीन। कैफीन। ओके एपिड्यूरल सलाइन और ब्लड पैच। ओके ओके। अच्छा 74 एमसीक्यू हमारे पास है। A 25 years old woman presented with a severe sharp pain over her left jaw। She described as an electric shock after brushing her teeth। Which one of the following which one of the following is the most likely diagnosis? टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का है। मेरी अपनी जो है ना सिस्टर इन लॉ को ये प्रॉब्लम हुआ था, उसको जो है ना बहुत स्वेयर किस्म का इलेक्ट्रिक लाइक शॉक पेन होता था, और उसका सेम इधर रेडिएट करता था, और ट्रिगरिंग फैक्टर भी थे कि ब्लड ब्रशिंग के बाद हो गया या इसके बाद। तो हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा इतनी यंग एज में जो है ना वो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia अगर होता है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का की फर्स्ट एपिसोड भी हो सकती है।
फिर हमने उस उनको जो है ना उनके फिर मैंने जब पढ़ा तो उसमें ये कहा रहा था कि जो टूथिक होते हैं ना, वर्टिकल टूथ इम्पैक्शन, वो डीडी में आता है इसकी। तो जब हमने उनका वही कराया, सारा एक्सरे कराया जॉ का, तो उसमें जो है ना वर्टिकल टूथ इम्पैक्शन ही थी। तो जब उनका वो टूथ रिमूव कराया ना, तो फिर उनका वो पेन भी रिलीव हो गया। तो ये आपके पास जो है ना ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की अप्रोच इस तरह होती है कि आप उसकी डीडी में ये देखते जरूर हो। इसलिए डेंटिस्ट को भी आपकी लाइफ में किसी का एक्सपोजर हो तो डेंटिस्ट को जरूर इवेलुएट करवा लेना चाहिए साथ ही। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? कार्बामेजेपिन होती है, ऑल्दो इट इज सेफ। फिर जब हमने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, वो कहते हैं कार्बामेजेपिन पे डाल दो। तो हम यही कह रहे थे कि मतलब इन्होंने कंसीव करने वाली एज है तो इस तरह नहीं। वो कहते हैं कि कार्बामेजेपिन ना रिलेटिवली सेफ है, लेकिन फिर भी हम तो आम इंसान घबराते ही यूज करते हुए इसको फिर भी। अच्छा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस की फर्स्ट एपिसोड भी हो सकती है। दूसरा ये मुझे बताएं, कार्बामेजेपिन का क्या साइड इफेक्ट हमने पिछले दिनों पढ़ा है? हाँ जी, कौन बताएगा? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, वेरी गुड। हाइपोनेट्रीमिया होता है और अगर पेशेंट फिट्स के साथ आ जाते हैं तो आपने जरूर उसको इवैल्यूएट करना है। 76 हमारे पास है। 32, अच्छा फेनिटोइन का क्या था? लाइट वाला फार्मूला था लाइट मैम। एंड मॉप। हाँ, अब वो याद हो गया ना, निमोनिक से सारा वो इसी हो जाता है। अच्छा, अब आ गया जो हमसे मदीहा पूछी थी क्वेश्चन, अब उसी का ही आ रहा है आगे। 32 years old male presented with history of recurrent episodes of severe right-sided headache associated with nausea for the last 2 weeks. Headache is throbbing in nature and located mostly around the right eye. अब देखो, अब आई सिम्टम्स आ गए, उसकी ड्यूरेशन 45 to 60 मिनट्स है, राइट साइडेड डोसेज है। अभी मैंने आपको बताया था हॉर्नर सिंड्रोम के साथ हमारे पास पेशेंट आया था। पेशेंट वाज टेकिंग एंडोमेथासिन विद लिटिल इंप्रूवमेंट। एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका एंडोमेथासिन का भी दिया हुआ होता है संक एंड सूना से डिफरेंशिएट करने के लिए। पेशेंट हैज a similar problem in the past, what is the most likely diagnosis? ये आपके पास क्या है? क्लस्टर हेडेक है। अब पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया क्या होता है? ये आपके पास इसी की डीडी में आता है, जिसके अंदर पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया के अंदर हमारे पास संकटसूना की टाइप्स आ रही होती है। संकटसूना है क्या? बेसिकली हमारे पास इसमें होता क्या है? शॉर्ट एक्टिंग यूनिलैटरल न्यूरल्जी फॉर्म हेडेक विद कंजक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग। कंजक्टिवल इंजेक्शन आप देखोगे ना नेट पे लिख के, तो आपको रेड आइज नजर आएगी, इसको कहते हैं कंजक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग। तो ये आपके पास संक। अब इसका क्या होता है? सम के आपके पास दिन में इतने अटैक्स होते हैं कि इसकी ड्यूरेशन सेकंड्स टू जस्ट कुछ मिनट्स होती है। आप इसको डिफरेंशिएट ही इस बेस पे कर रहे होते हो कि जो सन टेंस होना है शॉर्ट ड्यूरेशन है, और इसके साथ आपके पास है क्या कि आपके पास जो है ना वो इंडोमेथासिन को रिस्पॉन्स इसका अच्छा आ जाता है। अच्छा, डॉक्टर असद के अलावा किसी और को इसका प्रॉब्लम हो रहा है? जी मैम, आवाज आ रही है। आपकी वॉइस जो है वो मतलब कट रही है बार बार। अच्छा, एक जी, सेकंड। वॉइस का इशू आ रहा है और ये प्लीज रिपीट भी कर दीजिएगा सिनेरियो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँ जरा। हाँ जी, अब बेहतर हुई है? जी, बेहतर हुई है। अच्छा, आपके पास क्लस्टर हेडेक के डीडीज में ना संक्ट एंड सोना आता है। संक्ट है क्या? बेसिकली एस से शॉर्ट, शॉर्ट एक्टिंग, यू से यूनिलैटरल, एन से न्यूरल्जी फॉर्म, उसमें सीटी से कंजक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग। ठीक है, ये संक्ट है। अब इसमें संक्ट एंड सोना बेसिकली होता क्या है? इसमें आपके पास हेडेक होता है सिमिलरली, लेकिन साथ में रेड आइज भी होती है, वही कंजक्टिवल इंजेक्शन। आप देखोगे बेसिकली कंजक्टिवल इंजेक्शन है क्या? ये रेड आइज है, स्क्वायर किस्म की रेड आइज लगी होती है पेशेंट को। अब ड्यूरेशन का फर्क होता है। क्लस्टर हेडेक में ड्यूरेशन थोड़ा सा निस्बतन मिनट्स टू आवर्स में चलता है, इसमें आपके पास सिर्फ सेकंड्स टू मिनट्स में चलता है। और दूसरा डिफरेंस होता है रिस्पॉन्स। इसका जो है ना वो रिस्पॉन्स इंडोमेथासिन को आ जाता है, संक्ट एंड सोना का। क्लस्टर हेडेक का नहीं आता। क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया सबको? रिस्पॉन्ड पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया का एंडोमेथासिन को रिस्पॉन्स आता है। ये संक्ट एंड सोना का भी यही है ना, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया की टाइप्स ही आ रही होती है, सब अच्छा, और टाइप्स सूना में। जो है वो उसमें- सोना भी इसी तो तरह का सूना संक्ट और की संक तरह। में क्या difference हुआ? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक टेबल है मेरे पास, मैं आपको भेजती हूँ तीनों का ना डिफरेंस। संक्ट एंड सोना को डिफरेंशिएट करना वैसे डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट था कुछ, मैं वो टेबल अभी ढूंढ रही हूँ, प्रीवियस बैच को मैंने भेजा था।
वो मैं आपको ना इसके बाद सेशन के बाद भेजती हूँ। अच्छा, और सूना में ए किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सूना में इसमें आपके पास जो है ना वो ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के लिए, ओके। ठीक है। और इसमें आपके पास सूना का डिफरेंस भी मोटा मोटा यही आ रहा था, ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट वाला। क्लियर? शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोलॉजी फॉर्म हेडेक विद पेनियल ऑटोनॉमिक सिम्टम। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आते हैं इसके साथ। ये प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स की टाइप है। अब इसमें संट एंड सूना का उन्होंने कहा हुआ है कि डिफरेंस जो है वो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स की बेस पे ही आप कर रहे होते हो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है 77. 33 years old male presented in emergency with severe headaches for the last 30 minutes. डायग्नोसिस ऑफ क्लस्टर हेडेक है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है? 100% ऑक्सीजन, या आप इसमें इंट्रानेजल या सब पे ट्रिप्टन्स देते हो। मैंने आपको बताया था पिछले दिन हमारे पास क्लस्टर हेडेक आया, मेरी अपनी एचओडी से बहस हो रही थी इस बात पे। वो कह रहे थे कि इसमें जो है ना आपने प्रेडनिसोलोन दे देना है। मैं उन्हें यही कहती कि एक्यूट अटैक में कैसे प्रेडनिसोलोन दे सकते हो, प्रोफाइलैक्सिस का है इसमें रोल ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मतलब दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। सीएमडीटी में भी लिखा हुआ है, पास मेडिसिन हर जगह लिखा हुआ है कि आपने या तो 100% ऑक्सीजन देनी होती है, और वो देते कैसे हो? एनआरएम के थ्रू देते हो एक्यूट एपिसोड में। प्रोफाइलैक्सिस में इसमें आपके पास विरापामिल और प्रेडनिसोलोन का रोल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आप जब एक्यूट एपिसोड होती है तो 100% ऑक्सीजन देते हो, थ्रू एनआरएम दे देते हो आप पेशेंट को। ऑरल मेडिकेशन का इसमें रोल नहीं है एक्यूट अटैक में। 78 MCQ हमारे पास है। 28 years old male presented with double vision while looking to the right. NRM and reservoir bag, बिल्कुल reservoir bag NRM का पार्ट ही तो है वो। 78 MCQ है। 28 years old male presented with double vision while looking to the right. अच्छा, अभी मुझे खुद आप लोगों ने असेस करके बताना, राइट साइड पे डबल विजन होती है, ठीक है। और अब हमें नहीं पता कि डबल विजन में उसमें ये यूनी डायरेक्शन है, वेदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑन एग्जामिनेशन ही हैड निस्टैग्मस इन द राइट आई एंड लिमिटेड एडक्शन ऑफ द लेफ्ट आई। अब जिस साइड का एडक्शन का लॉस है तो लेकिन कहाँ पे होगी उसमें? उसी साइड पे। व्हेन लुक टू द राइट, which one of the following is the most likely to be seen? ये बेसिकली मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का मसला है आपके पास। और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आपके पास किसमें हो सकती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो जिसकी वजह से आपको पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर लेयर्स बनेगी। बाकी प्लीज डॉक्टर वहीद आप अपने आप को म्यूट कर लें, फैन की आवाज आपकी साइड से आ रही है। मैंने आप म्यूट किया, पता चला मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर लेयन इधर से इसका फीचर हो जाएगी फिर। नेक्स्ट एमसीक्यू 79 है। 34 years old woman developed shock like sensation down her arms and legs when she flexed her neck. Which one of the following is the most likely cause of her symptoms? बेसिकली क्या है, ये लर्माइट साइन है कि जब शॉक शॉक लाइक सेंसेशन होती हैं जैसे ही उसकी जो है ना नेक का फ्लेक्स करते हो। इवन कि जब आप इंशाल्लाह लॉन्ग शॉर्ट केस की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप पूछोगे पेशेंट से, जब आपके पास वीकनेस के साथ आता है ना, तो जब आप गर्दन झुकाते हो, बिजली में आपके जिस्म में बिजली से लाइक करंट गुजरता हो, तो ये आप हिस्ट्री लेते हो। या नहाने के बाद आपके जिस्म में खारिश से शुरू हो जाती हो, ये आप इंशाल्लाह जब लॉन्ग केस करोगे ना, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं हिस्ट्री टेकिंग के भी। तो ये बेसिकली लर्माइट फिनोमेनन है। अच्छा, इसके साथ में आपको, ये हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस चल पड़ा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मैनेजमेंट क्या होती है, ये मैं आपके ग्रुप पे एक सेकंड शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने अपने नोट्स बनाए थे इस पे, ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सीएमडीटी से नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये पूछा जाता है सारा, किस तरह की मैनेजमेंट है, ये सारा आपको मैंने एक रिटन मैसेज में भेज दिया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू 80 है हमारे पास। ओलिगोक्लोनल बैंड्स कैन प्रेजेंट इन सीएसएफ इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब आपको पता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होते हैं, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनिनसेफलाइटिस में भी हो सकते हैं ये, और आपके पास न्यूरोसेफलस और न्यूरोसार्कोइडोसिस में भी, लेकिन ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का फीचर नहीं है ये।
81 हमारे पास है MCQ 26 years old female with a history of right-sided leg weakness. एग्जामिनेशन पे उसके अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ वीकनेस है, सेंसरी लेवल मिल गया T10 पे. पेशेंट हैज प्रीवियस 2 एपिसोड्स ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन 6 months अपार्ट. आपको पता है डिसएमिनेशन टाइम आ गई. डिसएमिनेशन और अब इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप. MRI ब्रेन और डॉर्सल स्पाइन कराना होता है आपको, क्योंकि T10 पे आपको रीजन मिली है. मेरा लॉन्ग केस जो था ना वो यही था. तो उसको डिसएमिनेशन भी थी, पहले उसको सर्वाइकल माइलोपैथी टाइप फीचर्स हुए, फिर उसको सुपर इम्पोज्ड अब ये फीचर आना शुरू हो गया. तो उसका जो है ना सेंसरी लेवल T10 पे ही था. तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कराओगे. मैंने पहले उनको बोला कि MRI स्पाइन. मुझे कहते क्यों MRI स्पाइन पूरा क्यों कराओगी, लेवल तो आपको मिल रहा है प्रॉपर. तो मैंने कहा इसलिए कि आपको डिसएमिनेशन कहीं भी मिल सकती है. तो उन्होंने कहा इतना महंगा आता है, हर पार्ट का इतना महंगा महंगा होता है, तो आप पहले एरिया वाइज ही चलते हो, क्योंकि पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होते हैं. तो आप MRI डॉर्सल स्पाइन पहले कराओगे, फिर उसके बाद बाकी एरियाज का देखो देखोगे. हाँ, FCPS 2 का ये था. अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास 82 है. काइंडली बाकी जो भी एंटर हुआ करे अपने फिर आप वो को राजी हो म्यूट गए से मैम कर इस दिया बात करें. पे? क्या चीज. मैंने कहा फिर वो एग्री हो गए कि बस नहीं, लिमिटेड एक्सपोजर पे एमआरआई करना है? वो आपने ना एग्जामिनर्स को किसी बात पे ना टोकना नहीं होता, बस जो वो कह रहे हैं. तो मैं तो उनको, हाँ मैंने कहा सही कह रहे हैं आप, आइडियली तो ऐसे ही चलना चाहिए. लेकिन मैं तो इस उस सेटअप में कह रही थी कि जब आपके पास पेशेंट अफोर्डिंग हो गया और इस तरह, तो आप थोड़ा टैकल कर लो उनको, तो फिर मान ही जाते हैं फिर. या आप उनकी मान जाओ या वो आपकी मान जाए, अल्टीमेटली यही होता है कि पास होना होता है. तो 82 हमारे पास MCQ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. टिंगलिंग और नमनेस इसका अर्लीस्ट साइन हो सकता है, ठीक है. और अर्लीस्ट साइन में हमारे पास टिंगलिंग और नमनेस के अलावा और कौन सा है, विजन प्रॉब्लम. इसमें आपके पास पेनफुल आई मूवमेंट होती है. वाई, क्या ऐसा फीचर होता है पेनफुल आई मूवमेंट का. ऑप्टिक न्यूराइटिस. वेरी गुड. ऑप्टिक न्यूराइटिस को ऑप्टिक एट्रोफी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे. हाँ जी, ऑप्टिक एट्रोफी और न्यूराइटिस में क्या डिफरेंस है. ऑप्टिक एट्रोपी पेन लेस होती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस पेन को क्या चीज. ऑप्टिक एट्रोपी पेनलेस विजुअल लॉस होती है वेरी और गुड. हाँ ऑप्टिक जी, न्यूराइटिस फुल. ये यही एक डिफरेंस है. और दूसरा ऑप्टिक न्यूराइटिस में कलर विजन का भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है. तो आपने इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट से पूछना होता है कि कलर्स पहचान लेते हो. ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्टिक एट्रोफी का दूसरा ये है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस में आपके पास और कॉजेज आ जाती हैं, ऑप्टिक एट्रोफी में मेटाबॉलिक कॉज है, मल्टीपल कॉजेज है. ये अच्छा ऑफ्थेल्मोलॉजी के चैप्टर में इसका डिफरेंस दिया हुआ है न्यूराइटिस और एट्रोफी का. अच्छा, 83 हमारे पास है. 46 years old patient with multiple sclerosis for 20 years, combined stiffness in her legs. She used a wheelchair outside and a walker in the house. On examination, her legs were weak with increased tone with passive movements. Which one of the following is the most appropriate step in the treatment of this patient? अभी मैंने आपको सारा वो भेजा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे क्योर करना होता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आप में से कोई पेशेंस का भी कैंडिडेट हो ना, तो वो ये चीज हम पूछते हैं कि आपके पास इसका कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है, क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस है. इसके जो है ना बाकी इफेक्ट्स बहुत बुरे चलते हैं आगे. तो आपने उसे काउंसलिंग में बताना होता है ये सारी चीजें. स्पास्टिसिटी, ट्रैमर्स, फटीग, ये चीजें आ सकती है मरीज में. तो स्पास्टिसिटी में आपने बेटलोफिन देनी होती है. ट्रैमर्स में आपने जो है क्लोनाजिपैम, प्रोपेनोलोल का भी रोल है. फटीग में आपके पास जो है ना वो अमेंटाडीन का रोल है, एसएसआरआईज, मोडाफिनिन. स्पास्टिक ब्लैडर अगर हो गया आपके पास, तो आपने क्या दे देना है, ऑक्सीब्यूटेनिन, ठीक है. स्पास्टिक ब्लैडर में क्या होगा आपके पास, रिटेंशन होगी या ड्रॉपिंग होगी वाटर की, यूरिन की, सॉरी. रिटेंशन में स्पास्टिक में रिटेंशन होगी या नहीं, या रिलीज होगा ज्यादा. एटॉनिक में रिटेंशन होगी, उस इसमें रेगुलर होगी ज्यादा मेरे ख्याल से. इसमें वो करेगा, ठीक है. तो आपको इसीलिए इसमें क्या देना है, इमिप्रामीन वगैरह देनी है जो कि रिटेंशन कराए. और अगर फ्लैसिड एटॉनिक ब्लैडर हो गया, फिर आपको क्या करना है, फॉलिस डालना है, ठीक है. ये मैंने आपको डिफरेंस उसके आपके जो है ना वो ग्रुप में भेजा हुआ है कि आपको MS रिलेटेड फटीग हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन में स्पास्टिसिटी आ सकती है, ब्लैडर डिसफंक्शन आ सकता है. पास मेडिसिन पास टेस्ट में ना इस तरह के इसके MCQs भी आए हुए हैं.
अगर आपके पास जो है ब्लैडर एम्प्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स देने हैं, और अभी कुछ में जो है एंटीकोलिनर्जिक्स में वर्सन सिम्टम्स इन सम पेशेंट्स, अगर आपके पास सेल्फ पेशेंट में जो है ना वो रिटेंशन हुई है, तो फिर आपने क्या कराना है, सेल्फ कैथेटराइजेशन में फॉलिस डाल देना है। ठीक है। और आपने पहले जो है ना अल्ट्रासाउंड करना है ब्लैडर एम्प्टिंग देखने के लिए। एंटीकोलिनर्जिक्स किन पेशेंट में नहीं देनी? जिनमें यूरिनरी टेंशन की हिस्ट्री हो। हाँ जी बिल्कुल। और उसके साथ फिर कौन सी ड्रग नहीं देनी? अगर बीपीएच है तो फिर आप और कौन सी ड्रग अवॉइड करते हो? amitriptyline एमिट्रिप्टोलिन। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, वो हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेफ्रो में आगे। 84 एमसीक्यू हमारे पास है। 45 years old women presented with severe weakness of her legs and sensory loss below her chest. ठीक है। अब several years earlier she has optic neuritis uh, of her right eye and was left with severe visual impairment. MRI of the cervical spine showed T2 hyperintense lesions involving four vertebral length spinal cord involvement. With normal MRI brain, which one of the following antibody is more likely to be present? क्या आपके पास क्या है? आपके पास ये NMO है, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका। इसमें एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडीज बनती हैं। अच्छा, एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडीज इसमें बनती है, एक्वापोरिन 2 एंटीबॉडीज किसमें बनती हैं? एक्वाफिन 4 ऑप्टिक न्यूराइटिस में बनती है। नहीं, इसमें बनती है वो तो एक्वापोरिन 4। एक्वापोरिन 2 मेरा ख्याल है उसमें बनती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, एक्वापोरिन 2 का उसमें होता है नेफ्रोजेनिक में ना। अच्छा, और दूसरा ये कि मुझसे किसी ने पूछा था एमआरआई का ना, एमआरआई की फ्लेयर T2 ये क्या चीजें होती है? डिफरेंट वेटेड आपने स्ट्रोक में कराना होता है। T2 आपके पास क्या होता है? आपके पास इसमें CSF, T2 में TWO2 होता है ना। तो ये जो है वो रेडियोलॉजिस्ट बताया करते थे कि W से ही वाइट होता है, तो T2 में आपके पास CSF वाइट नजर आता है। ठीक है। ट्यूमर्स वगैरह को अच्छा देखने के लिए फ्लेयर वगैरह कराते हो? कुछ इसके स्पेसिफिक होते हैं कि आप ये चीजें देखने के लिए ये कराओगे? अच्छा, एनएमओ का दूसरा नाम क्या होता है? आजकल तो अक्सर चार्ट्स पे लिखा हुआ भी होता है न्यूरो वालों ने बहुत। एनएमओ डेविक का दूसरा नाम? हाँ, डेविक डिजीज। बिल्कुल, वेरी गुड। और इसके अलावा लेटम, लॉन्गिट्यूडनल जो है ना, लॉन्ग एक्सिस कुछ इस तरह का है, ट्रांसवर्स माइलेटस टाइप पिक्चर्स में बहुत सारी जो है ना स्पाइन का पार्ट 3 से ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए। नेक्स्ट MCQ 85 आ जाता है हमारे पास। 31 years old female with diagnosed of relapsing remitting multiple sclerosis। मैंने आपको जो मैसेज भेजा है उसमें रिलैप्सिंग रिमिटिंग का बताया हुआ है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव का बताया हुआ है, तो उसको अच्छे तरीके से देख लेना। कौन सी ओरल मेडिकेशंस हैं ये भी पूछी जाती हैं मुझसे। उन्होंने क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम का भी लॉन्ग केस में पूछा था, कि जो एक ही एपिसोड। अच्छा, इसमें जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद एक्यूट ब्लडिंग ऑफ विजन इन द लेफ्ट आई फॉर 2 days। She complains of progressive visual deterioration along with the pain in the left eye movements. Examination पे decreased visual acuity आ गई है and with loss of color vision। अभी मैंने आपको बताया था कि color vision loss होता है इसमें आपके पास। अब आपके पास आगे क्या है कि आपके पास जो है वो which one of the following is the most appropriate treatment in emergency? आपने आपने acute attack में स्टेरॉइड्स देने होते हैं। हाँ बिल्कुल आयशा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस एक्सटेंसिव, सॉरी एक्सेस मैं बोल रही थी, एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलेटस। ये लेटम आपके पास एनएमओ का दूसरा नाम ये भी है। 86 हमारे पास जो मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में भेजा ना, इसको रट्टा लगा लेना बस, उसमें जो है ना वो सारा एमएस का ट्रीटमेंट है। अब आगे जो भी एमसीक्यूज हमारे गुजरे हैं ये 86 है। पार्किंसंस के आगे आ जाएंगे। 60 years old male presented with difficulty walking over the past few months. He had a hard time getting started and took much time longer to get up from the chair। अब एक बार बंदा उठने में उसे दुश्वारी होती है, चलने में दुश्वारी होती है, लेकिन जब एक बार चल पड़े ना वो, तो शॉर्ट स्टेप से बहुत भागता भी जाता है कि शॉर्ट मतलब फिर वो रुकना उसके लिए मुश्किल होता है। ऑन एग्जाम he took small shuffling step with little ground clearance and had little arm swinging।
He had a resting tremor of the right arm, which he said had been made present over the 1 year. Which one of the following is the most likely diagnosis? ये आपके पास पार्किंसंस का, वही आपके पास ट्रेमर्स, रिजिडिटी कितने टाइप की होती है इसमें? कॉकबिल कहाँ पे? कॉकबिल रिस्ट पे होती है, लेड पाइप किधर होती है? एल्बो पे, ठीक है। कॉकबिल रिस्ट पे होगी और लेड पाइप एल्बो पे। ब्रेडिकाइनेसिया हो सकता है, पोस्टल हाइपोटेंशन हो सकती है इसके साथ, ऑटोनॉमिक फीचर्स इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास इसमें आपके पास अगर जो है वो अभी आ गया एमसीक्यूज आएंगे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का, और आगे जो लीवी बॉडी डिमेंशिया का, ये सारे लैटरल गेज पॉलिसी। 87 एमसीक्यू हमारे पास है, which of the following is the most characteristics of जो है हमारे पास पार्किंसंस? शफलिंग गेट होती है with little ground clearance and reduced arm swing. Fascinating gait बेसिकली इसमें हो सकती है involuntary quickening of the gait. एक बार गेट स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन हो गई तो फिर इनवॉलंटरी क्विकनिंग हो जाएगी इसमें। इसमें कई टाइप की गेट्स, इस तरह की शफलिंग होती है, फेस्टिनेटिंग होती है। 88 एमसीक्यू हमारे पास है, which one of the following physical sign would be most concerning for a disease other than the idiopathic Parkinson's? आप में इसमें अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का फीचर आ जाए, जिसमें ऑटोनॉमिक फीचर्स आ गए, सेरिबेलर फीचर्स आ गए, या फिर वर्टिकल गेज का फीचर आ गया, तो इसमें आपके पास पे क्या होगा? तो ये आपके पास पार्किंसंस प्लस चला गया, इडियोपैथिक नहीं होगा, ये पार्किंसंस प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीचर है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वर्टिकल गेज, ये बेसिकली जो है क्या शो कर रहा है कि आपके पास इसमें ये पार्किंसन प्लस है, इडियोपैथिक नहीं है। एक में हमारे साथ यहाँ पे कोलीग थे, उनका पार्किंसंस का शॉर्ट केस आया। हमेशा सिमेट्रिकल चलना होता है, चाहे आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल होती है पार्किंसंस। उन्हें देखते ही पता चल गया मरीज पार्किंसंस का है। जनाबे अल्लाह उन्हें एग्जामिनेशन आ गया अपर लिम्स का, तो अब पार्किंसंस की भी स्कीम बनती है। उन्होंने वन साइडेड एग्जामिनेशन किया कि एक साइड पे रिजिडिटी चेक की, एक साइड पे सारा कुछ फेल कर दिया एग्जामिनर ने बुरे तरीके से, कि आपको कंपैरिजन तो हर हाल में करते हुए चलना होता है। 89 हमारे पास है, which one of the following is the most likely long term complication of the treatment with levodopa for Parkinson's disease? लीफोडोपा का जो इसमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो डिस्काइनेसिया आ जाता है। वैसे तो आप लीवोडोपा मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, बट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया होता क्या, क्यूरिफॉर्म और डिस्टोनिक मूवमेंट्स हो जाती हैं। आफ्टर 5 years of its use 50% ऑफ द पेशेंट्स में हो सकती है। ये हमारे पास बेसिकली लीवोडोपा का इफेक्ट आ जाता है। अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है इसका पार्किंसंस का, वो यही होता है ना कि मोटर फंक्शंस अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे केस में आपने जो है ना वो लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन देना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू आज का 66 years old woman presented with a resting tremor of her right hand and a slow shuffling gait. She has mild corporeal rigidity of her right arm. Which of the following is the most appropriate? अब आपको पता है कि उसके resting tremors, old age patient और rigidity सब कुछ आ गया, तो आपने कार्बिडोपा लीवोडोपा कॉम्बिनेशन में ठीक है देना होगा। क्यों देते हैं हम कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ ऐड करके, क्यों देते हैं? मैम जो कार्बिडोपा होता है वो लीवोडोपा को मेटाबॉलिज्म हाल से नहीं होने पेरिफेरल देता। मेटाबॉलिज्म ना, पेरिफेरल पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसको ठीक करने के लिए उसको वहां पेरिफेरल हो, सेंट्रल जाके हो। ठीक है, आज का जो है हमारा सेशन खत्म हुआ, फिर इंशाल्लाह कल फिर करते हैं बाकी। कल कोशिश करेंगे थोड़े से ज्यादा एमसीक्यूज निकाल लें, ठीक है। क्या रिपीट करना है? मदिया क्या पूछ रही हो, क्या रिपीट करना है? आपके पास बेसिकली लीवोडोपा तो सेंट्रली करना है, लेकिन जब आप देते हो ना लीवोडोपा, ये सारा पेरिफेरल मेटाबोलाइज कर जाता है, तो दिमाग में तो डोपामिन जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपने इसकी पेरिफेरल जो है ना कन्वर्जन से बचाने के लिए कार्बिडोपा ऐड करके देना होता है। डॉक्टर उरूज, वो संक्ट और सुना वाला टेबल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसके बात करती हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? Sorry, किसी और का? मैम इसमें इस्कीमिक स्ट्रोक में प्लेयर कब करते हैं
फ्लेयर इमेजिंग जो होती है वो कब करते हैं? क्या कब करते हैं? फ्लेयर। फ्लेयर कब करते हैं? फ्लेयर आपके पास बेसिकली जो होता है ना, वो ट्यूमर श्यूमर्स को डायग्नोज करने के लिए ज्यादा होता है। वैसे तो जब आप करा रहे होते हो ना एमआरआई, तो सारा ही उसमें हुआ होता है। T2 फ्लेयर आप देखोगे ना किसी पेशेंट का एमआरआई, उस पर लिखा होता है ये वाली स्लाइड्स T2 की हैं, ये फ्लेयर की हैं। तो ये जो रेडियोलॉजिस्ट होते थे ना, कि ये बताया करते थे उस टाइम पे कि ट्यूमर्स देखने हो तो इसको करा लो, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग करा लो अगर आपने सैल्वेज एरिया देखना है। तो ये टाइप्स इस तरह बताया करते थे वो। T2 को कहते थे कि CSF उस पे व्हाइट नजर आएगा, तो इस तरह आपको पता चलेगा एमआरआई पे कि CSF व्हाइट नजर आ रहा है, तो ये T2 इमेजिंग है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चले इसके साथ भी सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल पे मिलते हैं, टाइम नहीं मिलते हैं कल 8:15 पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।